नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इसके लिए हमने एक थिन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है। बाय सेइंग थिन वी मीन दैट कि जो वायर है उसमें सिर्फ लेंथ होगा, और इन्फिनिटली मीन्स इन्फिनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर, राइट। इस पर हमने माना कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लेमडा। लेमडा इस पर क्या है, इस स्ट्रेट वायर पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। इस यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के इन्फिनाइट लेंथ के वायर पर जो चार्जेस होंगे, उस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, इधर भी और इधर भी। क्योंकि हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। और अगर इस वायर से इक्वल डिस्टेंसेस पर हम पॉइंट्स कंसिडर करें, कई सारे पॉइंट्स, सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P, Q, यहां पर कोई पॉइंट है R, और इक्वल डिस्टेंस पर इस साइड में भी अगर कोई पॉइंट है A, B, तो इन सभी पॉइंट्स पर, ये सभी पॉइंट्स क्या है, इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इन सभी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनको हम बोलते हैं लाइन चार्ज। इस लाइन चार्ज से सपोज किसी r डिस्टेंस पर, सपोज कि यहां पर किसी भी r डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। गॉस थ्योरम कहता है कि इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को इसके अराउंड ड्रॉ करना पड़ेगा। सो गॉसियन सरफेस हम कैसे चूज करते हैं कि इसके लिए कैसा गॉसियन सरफेस सही रहेगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, या फिर सिलेंडर होगा, या स्फीयर होगा। तो गॉसियन सरफेस को चूज करते हैं हम किस बेसिस पर कि इस चार्जेस की वजह से, इस चार्ज सोर्स की वजह से किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस डेवलप होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। सो अगर हम इस चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पर यहां पर अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सम वैल्यू E होगी। तो इस पॉइंट पर, यहां पर ये भी पॉइंट अगर r डिस्टेंस पर है इस लाइन चार्ज से, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E होगी। ठीक वैसे ही हमने यहां कहीं पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट भी इससे r डिस्टेंस पर है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस साइड देखें, इक्वल डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तो यहां भी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। सो अगर हम इसको देखें तो हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जो इन सभी पॉइंट्स को कवर करे, या फिर ये सभी पॉइंट्स उस सरफेस पर लाई करे। तो क्या इसके लिए सिलेंड्रिकल सरफेस सही होगा। अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस कुछ ऐसा लेते हैं तो ये सभी पॉइंट्स उस सिलेंड्रिकल सरफेस के कर्व्ड सरफेस पर लाई करेंगे। ये लाइन चार्ज जो है इस सिलेंडर के एक्सिस पर हो, और हमें जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो पॉइंट क्या हो, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के या इस गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस पर लाई करे। सो ठीक इसी तरीके से जैसे ये दोनों पॉइंट्स इससे इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं इस लाइन चार्ज से, तो इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। उसी तरीके से अगर हम 3D में इस पिक्चर को इमेजिन करें तो चारों तरफ क्या होगा, अगर हम r डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेते, उन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन चार्ज से सेम डिस्टेंस पर लाई करेंगे। और अगर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसका रेडियस r है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस पर लाई करेंगे। और ये गॉसियन सरफेस कैसा होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है। जो भी सिलेंडर हम कंसिडर करेंगे उसमें ये फेसेस भी होंगे, ये फेसेस भी होंगे। सो गॉसियन सरफेस हमेशा एक क्लोज सरफेस होता है, जिससे कि हम क्लियर डिस्टिंक्शन कर सके इनसाइड द सरफेस जो पॉइंट्स हैं, सरफेस पर जो पॉइंट्स हैं, और आउटसाइड द सरफेस जो पॉइंट्स हैं,
उन पॉइंट्स में, इन तीनों ही पॉइंट्स में हम डिस्टिंक्शन कर सके क्लियरली, इसलिए ये सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। सो यहाँ हमने देखा कि लाइन चार्ज के लिए हमें जो गॉसियन सरफेस चूज करना है वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। सो वी चूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l विथ इट्स एक्सिस अलोंग द लाइन चार्ज। ये लाइन चार्ज है और इस सिलेंडर की एक्सिस जो है इस लाइन चार्ज के अलोंग है। Now this cylindrical Gaussian surface has three surfaces. This is curved surface, ये curved surface है S1, ये flat end surface है जिसको हम flat circular end भी बोलते हैं, this is S2 and this is S3। अभी हमने देखा कि इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ होगी, मतलब कि इधर की डायरेक्शन में होगी, इस सरफेस के लिए भी और इस सरफेस के लिए भी। सो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ इस सरफेस को अगर हम कंसिडर करते हैं, दिस इज फ्लैट सर्कुलर एंड S3, इस पर अगर हमने एक स्मॉल प्लेनर एरिया लिया और इसका हम एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो क्या होगा, इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, मतलब इधर कहीं। इसको हम लिख सकते हैं DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर एक पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है। सो इस सरफेस के लिए, इस S3 सरफेस के लिए हमने देखा कि DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो इस सरफेस से जो फाई होगा, क्योंकि हम यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाने वाले हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा, तो इस सरफेस से अगर हम फाई देखें, दैट इज फाई थ्रू S3, तो ये क्या होगा, E.D.S3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम ओवर द सरफेस S3। सो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, सो कॉस ऑफ 90 डिग्री इज 0, दैट मीन्स फाई S3 कम आउट टू बी 0, मतलब इस वाली सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। नाउ लेट्स चेक सरफेस S1, दैट इज कर्व्ड सरफेस। इस सरफेस का डायरेक्शन किधर है, इधर है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड सेम डायरेक्शन S1 की है, DS1 अगर हमने यहां पर कोई स्मॉल एलिमेंट लिया है तो। सो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और सेम डायरेक्शन है दोनों की। सो इस केस में थीटा क्या है, 0 डिग्री। सो फाई क्या होगा, फाई इस सरफेस से दैट इज E.DS1 विल बी cos ऑफ 0 1 होता है, सो इट विल बी E.DS1 का इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S1। नेक्स्ट अगर हम S2 सरफेस पर देखते हैं तो यहां पर भी अगर हमने कोई एरिया एलिमेंट कंसिडर किया तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ। नॉर्मल एंड आउटवर्ड होता है, सो नॉर्मल एंड डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि अगर हम इधर लेंगे तो वो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगी, इस सिलेंडर के अंदर की तरफ। हमें अंदर वाली डायरेक्शन को नहीं कंसिडर करना होता है एरिया के लिए, बाहर वाली डायरेक्शन को देखना होता है, जो डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ हो। सो DS2 की डायरेक्शन होगी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर। सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो इस वाले सरफेस से भी अगर हम देखें कि फ्लक्स कितना पास होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सो वी कैन से दैट द ओनली कर्व्ड सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस जो है, कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स, मतलब इस लाइन चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से बाहर निकलेगा वो सिर्फ इस वाले सरफेस के थ्रू निकलेगा। ये फ्लैट सर्कुलर एंड सरफेसेस के थ्रू नहीं निकलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है इस केस में। सो टोटल फ्लक्स कैन बी रिटन एज फाई ऑफ E इज इक्वल्स टू समेशन E.ds एंड S। ये S क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और वो सरफेस एरिया 3 सरफेसेस में डिवाइडेड है, S1 E.ds1 प्लस S2, यहां पर हमने क्लोज इंटीग्रल लिखा है क्योंकि यहां पर हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, यहां पर हम क्लोज इंटीग्रल का साइन नहीं लगा रहे क्योंकि S1 क्या है, एक क्लोज सरफेस नहीं है,
S1 क्या है, कर्व सरफेस है, क्योंकि इसमें S2 और S3 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जो फ्लैट सर्कुलर एंड्स है वो इंक्लूडेड नहीं है। अभी हम सिर्फ कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, जो फोल्डेड कर्व सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने ये सर्कल नहीं लगाया है, क्योंकि ये सर्कल तो डिनोट करता है पूरा का पूरा सिलेंडर जो कि क्लोज्ड सरफेस है। सो यहाँ पर हमने ये सर्कल नहीं लगाया है, क्योंकि इसी सिलेंड्रिकल सरफेस को हम 3 सरफेसेस में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से एक है उसका कर्व सरफेस और बाकी तो फ्लैट सर्कुलर एंड्स हैं। E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds3। नाउ यहाँ पर हर एक टर्म्स में E की वैल्यू सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। सो E यहाँ पर सेम है। अगर हम सरफेस पर बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक जगह पे सेम है, क्योंकि लाइन चार्ज से वो सभी पॉइंट्स जो कर्व सरफेस पर लाई करते हैं, वो सभी पॉइंट्स लाइन चार्ज से सेम डिस्टेंसेस पे हैं। सो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन S1 E ds1, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0, सो कॉस ऑफ 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन E ds2, here S2, cos of 90 degree, plus integration over S3 E ds3 cos of 90 degree. So what we get, E हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि E यहाँ पर कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका होगा, ds1 का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस S1 मिलेगा हमें इस इंटीग्रेशन से। So phi of E is equals to E into integration ds1 को हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, दैट इज इक्वल्स टू E into सिलेंडर की लेंथ L है और रेडियस R है, सो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 pi r L। यहां से हमें phi मिल गया लाइन चार्ज की वजह से, उस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स जो हमें मिला वो E इंटू 2 pi r L मिला। नाउ गॉस थ्योरम को लगाने के लिए हमें उस गॉसियन सरफेस में इंक्लोज टोटल चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए। टॉपिक में हमने स्टार्टिंग में ये डिफाइन किया था कि जो लाइन चार्ज है उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है, और ये लेमडा क्या होता है, Q by L। L क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द line charge, right? So here we can write Q is equals to, this is the total charge enclosed by the Gaussian surface, is equals to lambda L. Now using Gauss theorem we can write the total flux enclosed by a closed Gaussian surface is equals to, the total flux will be Q by epsilon naught। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज इंक्लोज्ड इन द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो phi E की जगह पर हम लिख सकते हैं E 2 pi r L, दैट इज इक्वल्स टू Q by epsilon naught। यहां से E की वैल्यू आ जाएगी Q by 2 pi epsilon naught r। सो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लाइन चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पर। दिस इज द लाइन चार्ज, दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, Q by 2 pi epsilon naught r। So from here we can see that E is inversely proportional to the distance from the line charge। किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, 1 by R के प्रोपोर्शनल है। वो R क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन चार्ज। इस वेरिएशन को हम ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज R एंड E। यहां पर हम R के साथ E का वेरिएशन देख रहे हैं। सो जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यहाँ पर R इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे E की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के साथ। तो पहले R की वैल्यू कम होगी तो E की वैल्यू क्या होगी,
ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। आर यहाँ पर कम है तो ई की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ई की वैल्यू क्या कर रही है, स्लाइटली डिक्रीज करती जा रही है, कुछ इस तरीके से। सो ये वेरिएशन है ई और आर का फॉर एन इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। वेक्टोरियली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप। यहां पर एन कैप क्या है, इज अ रेडियल यूनिट वेक्टर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये कोई लाइन चार्ज एलिमेंट है, ये लाइन चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं पी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर रेडियल वेक्टर क्या होगा। सपोज कि यहाँ पे कोई प्लेन है, तो मतलब ये पॉइंट किसी प्लेन में लाई करता है और वो प्लेन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। सो इस प्लेन में ये पॉइंट है और यूनिट वेक्टर एन कैप क्या है, यहां से इधर की तरफ, मतलब इस पॉइंट से पास होते हुए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का एक थिन इनफाइनाइट लेंथ का प्लेन शीट ले लिया। ये एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, मतलब इस पर चार्जेस ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे सरफेस पे। नाउ हमें इस प्लेन शीट की वजह से आर डिस्टेंस पर किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पी पॉइंट है जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है, तो हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। नाउ प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमें पता है वो नॉर्मल होती है शीट के और आउटवर्ड की तरफ होती है। सो अगर हम इस P से, जैसे ये P पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर इस साइड, इस प्लेन शीट के पीछे की तरफ या इस साइड में, लेफ्ट साइड में हम एक दूसरा पॉइंट P डैश लेते हैं, तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इससे, ये दोनों ही पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है P एंड P डैश इस थिन शीट से। सो इन दोनों ही पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो सेम होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि इस पॉइंट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या होगी, इधर की तरफ होगी, क्योंकि इस शीट के लिए आउटवर्ड कहाँ है, इधर की तरफ है अगर हम इस साइड से देखेंगे तो। नाउ गॉस थ्योरम लगा करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले हम वाइजली एक सिलिंड्रिकल सरफेस को चूज करेंगे, जिसको हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बोलेंगे, उसको चूज करेंगे। और कुछ इस तरीके से कि उस सरफेस का कोई सरफेस जो है वो इस पी पॉइंट पर लाई करना चाहिए, मतलब ये पी पॉइंट उस सिलिंड्रिकल सरफेस के किसी पॉइंट, उस सिलिंड्रिकल सरफेस के, उस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के किसी सरफेस पर लाई करना चाहिए। सो हम 2r लेंथ का एक सिलिंड्रिकल सरफेस और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a है, हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a हो और लेंथ 2r हो। लेंथ हमने 2r इसलिए लिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन में कन्वीनियंट हो, क्योंकि हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, इस प्लेन शीट के इस साइड में, राइट साइड में, और प्लेन शीट के पीछे साइड में या फिर बैक साइड में जो पॉइंट है P डैश, वो दोनों ही पॉइंट्स क्या है, इस शीट से r डिस्टेंस पर है। तो हमने 2r लेंथ का एक सिलेंडर ले लिया, जिससे कि ये दोनों ही पॉइंट्स क्या करें, उस गॉसियन सरफेस के फ्लैट सर्कुलर एंड्स पर लाई करें। यू माइट बी वंडरिंग कि हमने यहाँ पर भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही क्यों लिया है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिंपल क्यूबोडॉइड सरफेस लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर सिलिंड्रिकल सरफेस लिया बिकॉज वी फाइंड इट कन्वीनियंट टू सॉल्व दिस वे। एंड हमने क्या किया कि इस शीट को कुछ इस तरीके से रखा कि ये शीट क्या कर रहा है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को स्लाइस कर रहा है मिडिल से, बीच से, दो पार्ट्स में। सो इट मेक आवर कैलकुलेशन इजियर। अगर हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं यहां पर तो क्या होगा, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, इस प्लेन शीट के नॉर्मल है और आउटवर्ड है, तो उस हिसाब से इस सिलिंड्रिकल सरफेस के जो फ्लैट सर्कुलर एंड्स हैं, इनके एरिया वेक्टर के
पैरेलल होंगी। एंड अगर हम इस कर्व सरफेस की बात करें, अगर हमने यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिया है तो इस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट के आउटवर्ड नॉर्मल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो उसके परपेंडिकुलर है। सो वी कैन से दैट कि जो कर्व सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ फ्लैट सर्कुलर एंड्स से ही पास होंगे। सो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा वो कौन कौन से सर्फेसेस होंगे, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, द टू फ्लैट सर्कुलर एंड सर्फेसेस। और इसका एरिया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ए माना हुआ है। सो इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा, ई डॉट ए, और कॉस ऑफ जीरो, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे हम तो कॉस ऑफ जीरो क्या होगा 1, दैट इज ई ए, और यहां से भी ई ए। सो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ई ए प्लस 2EA। यहाँ पर फ्लक्स के केस में डायरेक्शन की बात नहीं होगी, क्योंकि फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वो बताता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ऐसा नहीं है कि इधर से फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, इधर से फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फ्लक्स ऐड होगा, क्योंकि हम टोटल फ्लक्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं जो इन दोनों ही फ्लैट सर्कुलर एंड से निकलेंगी। So the flux through the plane end faces of the cylinder is phi E is equals to EA plus EA, that is equals to 2EA. Now अब हम अगर गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस थ्योरम के लिए हमें टोटल चार्ज चाहिए होगा जो इस गॉसियन सरफेस में इंक्लोज्ड है, दैट इज चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, दैट इज Q। ये क्या होगा, सिग्मा A। यहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। सिग्मा क्या है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। जैसा कि यहां फिगर में दिखाया है, हम इस की बात कर रहे हैं, इसका एरिया ए है और इस प्लेन शीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्योंकि जो फ्लक्स हम बात कर रहे हैं जिस फ्लक्स की वो इसी एरिया के थ्रू पास हो रहा है। सो इस एरिया पे टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हो रहा है इस गॉसियन सरफेस में, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई E, दैट इज फ्लक्स, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q और फाई E की वैल्यू पुट करेंगे, फाई की जगह पे हम 2EA रखेंगे और Q की वैल्यू पे सिग्मा ए एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे, वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहां पर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। Now, looking at this expression, we can say that the electric field due to an infinitely long plane charge sheet is independent of R। मतलब उस शीट से कितनी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। उस प्लेन शीट से कितनी डिस्टेंस पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। मतलब कहीं पर भी हम फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। अगर शीट पॉजिटिवली चार्ज हो, मतलब ये सिग्मा क्या हो, पॉजिटिव हो, ये शीट है प्लेन शीट, अगर इस पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उस केस में सिग्मा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज अवे फ्रॉम इट। और अगर शीट नेगेटिव होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, दैट इज सिग्मा लेस देन 0, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज होगी तो सिग्मा नेगेटिव होगा। उस केस में हमें पता है नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस केस में टुवर्ड्स द शीट होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। इससे जस्ट पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये उसी का एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, इनको हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट रीजन्स बनेंगे।
इस इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स की चार्ज डेंसिटीज क्या है? इस फर्स्ट शीट का चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और सेकेंड शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। ये कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, ये दो प्लेट्स की तरह रखे हुए हैं। ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। इस पर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। सो कुछ इस तरीके से है ये, जिसको हमने यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ऑल्सो हियर इट इज गिवन दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0। मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिसमें से सिग्मा 1 क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू सिग्मा 2। मतलब इस पर चार्ज डेंसिटी इस पर ज्यादा है। दैट मीन्स सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, राइट? नाउ सपोज r कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब इधर से इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। r कैप एक डायरेक्शन है पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर हमारे पास 3 रीजन्स बनते हैं। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड ये रीजन 3। हम बारी बारी से तीनों ही रीजन्स में फील्ड देखेंगे। ये r कैप है जो हमने माना है लेफ्ट से राइट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। दिस इज शीट 1 एंड दिस इज शीट 2। नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट रीजन में देखते हैं। तो इस रीजन में हम देख रहे हैं, तो इस रीजन में इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों ही चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसकी वैल्यू क्या होती है? हमने देखा था किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस से, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम कहीं भी निकाल ले इसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, बट वी हैव टू मेक श्योर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स सी इन रीजन 1 E1, मतलब शीट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसकी वजह से इससे अवे की तरफ, मतलब इधर की तरफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। सो यहाँ पर E1 की डायरेक्शन ये है। शीट 2 की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो भी क्या होगी? इस शीट से अवे। इस पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं, इस सपोज ये कोई पॉइंट है, यहां पर देख रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? शीट 2 की वजह से इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम शीट 2 एंड दिस पॉइंट, इस तरीके से यहां पर E2 की डायरेक्शन होगी। और E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमने इस डायरेक्शन को, लेफ्ट से राइट जाने वाली डायरेक्शन को हमने r कैप माना है, तो यहां पर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। इस रीजन में हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। E1 की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इसको हम माइनस ऑफ r लिख सकते हैं। डायरेक्शन लिखेंगे तो हम इसके लिए डायरेक्शन लिख सकते हैं माइनस ऑफ r कैप, क्योंकि r कैप अगर इधर है तो माइनस ऑफ r कैप क्या होगा? इधर होगा। दिस इज r कैप एंड दिस इज माइनस ऑफ r कैप। सो E1 के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। सो रीजन 1 के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस ऑफ r कैप। एंड E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन इसके लिए भी माइनस r कैप। सो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं तो किसी भी P पॉइंट पर रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E1 प्लस E2 होगी। दैट इज E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। सो इन दोनों का हम सम कर देंगे। सो इट विल बी 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस r कैप। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रीजन 1 में। नेक्स्ट रीजन 2 में देखते हैं। रीजन 2 में शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम दिस शीट, दैट इज इधर की तरफ। और शीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी रीजन 2 में? इस शीट की वजह से अवे फ्रॉम दिस शीट, दैट इज इधर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल। सो यहां पर हमने देखा डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है E1 और E2 की, बट दोनों सम होके 0 नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें लिखनी है रीजन 2 के लिए तो क्या लिखेंगे? सिग्मा 1 इज इक्वल टू, सॉरी E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 की डायरेक्शन क्या थी? अलोंग r कैप, वाइल E2 की डायरेक्शन क्या थी? r कैप के ऑपोजिट थी। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ
आर कैप। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे हम, तो टोटल ई क्या होगा, E1 प्लस E2, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप। नाउ थर्ड रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो सिग्मा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किसी पॉइंट पर क्या होगी, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज या लाइन अवे फ्रॉम द शीट 1, दैट इज इधर की तरफ, ये हो गया E1, और सिग्मा 2 की वजह से अवे फ्रॉम द शीट 2, दैट इज इधर की तरफ। सो इसके लिए हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन थी अलोंग आर कैप, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली E2 भी था सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन थी अलोंग आर कैप। सो टोटल फील्ड यहां पर E क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम करेंगे हम, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। सो हमने तीनों ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम सिमिलर केस देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स। अभी जो हमने पढ़ा सेम यहां पर भी पढ़ना है हमें, सेम उसी की तरह ये भी केस है, बस यहां पर जो दो शीट्स ली गई हैं उनमें से एक शीट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट पर नेगेटिव चार्ज है। इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं और इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। दिस इज सिग्मा प्लस सिग्मा एंड दिस इज माइनस सिग्मा, और यहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज दोनों पर सेम है। सो वी हैव टेकन हियर टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल प्लेन्स having uniform charge density plus sigma and this is minus sigma. We have to determine the electric field in the region 1 here, region 2 and here region 3. So let's proceed. Let us suppose that R cap is the unit vector pointing from left to right. इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। This is region 1, this is region 2 and this is region 3. Now हम region 1 की बात करते हैं, तो सिग्मा प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसी पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम दिस शीट, दैट इज यहाँ पर हमने देखा था कि नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उस शीट की तरफ होती है, मतलब टुवर्ड्स द शीट। सो और ऑब्वियसली अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं हम, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, हमने यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब हम देखेंगे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इस पॉजिटिवली चार्ज शीट की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, पुश करेगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ। सो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम यही इसी पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें, तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। अब हमने देखा कि ये चार्ज शीट जो है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इस पर जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही हो जाएगी। सो इस तरीके से हम डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। सो ये हो गया E1, दैट इज शीट 1 पर जो चार्जेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये हो गया E2 की डायरेक्शन। एंड ऑल्सो वी नो दैट सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। हमने आर कैप लिया था ये डायरेक्शन, सो E1 की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू आर कैप, और E2 की डायरेक्शन क्या है, अलोंग आर कैप। इसको हम कैसे लिखेंगे, इन रीजन 1 फील्ड्स ड्यू टू टू शीट्स आर E1 हमने देखा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या थी, माइनस आर कैप के ऑपोजिट थी। E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन किधर थी, आर कैप के अलोंग। सो जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे तो रीजन 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, इन दोनों का सम करने पर 0, E1 प्लस E2
यहाँ पर E1 और E2 इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, सो 0, मतलब कि रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। रीजन 2 में देखते हैं, यहां किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस शीट 1 पर जो चार्जेस है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इससे अवे मतलब इधर की तरफ, राइट। और यहीं पर अगर हम इस माइनस सिग्मा चार्जेस की वजह से, माइनस शीट 2 पर जो चार्जेस है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी इधर की तरफ होगी, टुवर्ड्स दिस शीट। इसकी वजह से प्लस सिग्मा की वजह से अवे फ्रॉम दिस शीट और माइनस सिग्मा की वजह से टुवर्ड्स द शीट। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग आर कैप। E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है। सो इन रीजन 2 टोटल E विल बी E1 प्लस E2, और यहाँ पर E1 भी सेम है, E2 भी सेम है इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ E1, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन थी अलोंग आर कैप, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ लेट्स सी इन रीजन 3, यहां पर हमने कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब शीट 1 पर जो चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द शीट 1, दैट इज इधर की तरफ। और नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द शीट, दैट इज इस तरफ। दिस इज E2 एंड दिस इज E1, यहां पर भी E1 E2 मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के लिए क्या हो जाएगा, 0। सो हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, और सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या है, आर कैप, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, that is positive plate to negative plate, while outside regions में, इस शीट के outside regions में, मतलब फर्स्ट और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इस तरह के अरेंजमेंट को हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। जब भी हमने अभी तक में बात किया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे था, हम दो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली एंड ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेन शीट्स को लेते हैं, उनको सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस रख देते हैं, तो उस रीजन में, उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन बनता है कुछ इस तरीके से, इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लस सिग्मा, इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में जो रीजन होगा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। सो अभी तक जब भी हम बात करते थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है या चार्ज रखा है, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ऐसे क्रिएट होता है।